डिस्कस करने जा रहे हैं MPS 003 का जो पेपर है उसका यूनिट 1 लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1857 के बाद कौन कौन से बेसिकली एक्ट्स आए, किस तरीके से नेशनल कांग्रेस जो आती है, बेसिकली कांग्रेस पार्टी जो आती है वो किस तरीके से आती है, उसमें कैसे राइट्स की बात की जाती है, गांधी के क्या व्यूज़ थे गांधी जी के। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखिए इसमें एक्ट्स बहुत सारे आएंगे बट आपको एक्चुअली एक्ट्स के इन डेप्थ में नहीं जाना, बिकॉज एक्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या ओवरऑल टॉपिक पे, तो जस्ट आप ओवरऑल समझ लें वो इम्पॉर्टेंट है। तो 1857 में आपको पता होता है कि हम लोगों की एक अंग्रेजों से लड़ाई हुई होती है, जिसके बाद अंग्रेज जो होते हैं वो काफ़ी हद तक एक फर्म बिलीवर हो जाते हैं कि नहीं, हमको अब इनको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। और देखिए जो 1857 में हम लोगों की जो उनसे युद्ध हुई होती है या जो टकराव हुई होती है वो पॉलिटिकल होती है, लेकिन जो लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो स्ट्रगल हो रही होती है किसानों द्वारा वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे होती है। यहाँ पे दो वर्ड, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। देखिए जो 1857 में होता है उसमें बहुत सारे राजा और डिफरेंट जगह के लोग उतरते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो एक तरीके से पॉलिटिकल। इकोनॉमिक क्या, देखिए जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनका स्ट्रगल फॉरेनर्स से इस बेस पे था कि फॉरेनर्स जो थे वो उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, अंग्रेजों के आने की वजह से जो भूमि का कर था वो बहुत ज़्यादा था, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। लेकिन वो लोग भी इतने अवेयर नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो गुस्सा उनका अंग्रेजों पे निकलना चाहिए वो गुस्सा जमींदारों पे निकलता था। तो देखिए स्ट्रगल जो किसानों का था अंग्रेजों के प्रति वो शुरुआत से ही था, लेकिन 1857 में जो हुआ वो पॉलिटिकल था। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है। उसके बाद अगर हम बात करें 1858 में क्या होता है कि जो हम लोगों ने युद्ध छेड़ा होता है 1857 में, उसको दबा दिया जाता है। जो ब्रिटिश का रूल होता है तब से प्रारंभ हो जाता है और बहुत स्ट्रांगली प्रारंभ हो जाता है, बिकॉज वो समझ गए होते हैं कि हम लोगों में दम तो है और हम उनको हरा भी सकते हैं। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैटेजीज वगैरह वो लोग लेके आते हैं और बहुत सारे डिमांड्स इधर से भी होते हैं कि जो रिवेन्यूज़ वगैरह हैं, जो कर वगैरह है उसको कम किया जाए वगैरह वगैरह। देखिए हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं लाइक दादा भाई, उसके बाद RC दत्त, MG रानडे, ये लोग क्रिटिक करते हैं, ये एक तरीके से क्वेश्चन करने लगते हैं जो कॉलोनी, जो ब्रिटिशर्स होती हैं उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को। देखिए दादा भाई के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ या ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा है, जिसमें ये बताते हैं किस तरीके से अंग्रेज हमें चूस रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों की स्ट्रैटेजी धीरे धीरे हमारे देश को खोखला कर रही है। तो ये लोग इस बात को पॉइंट आउट करने लगते हैं कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। शोषण तो मतलब और लोग भी देख रहे थे बट हर कोई अवेयर नहीं था, और ये लोग बताने लगते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये लोग ये भी पॉइंट करने लगते हैं कि ब्रिटिशर्स राज खत्म होना चाहिए, तभी देश में जो ये गरीबी का दौर चल रहा है उसकी समाप्ति हो पाएगी। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आप समझ लीजिए हमारे इतिहास में उस टाइम पे होता है, वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आना होता है। तो ये एक तरीके का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफ़ी सारे सेक्शन के लोग होते हैं, बट एक चीज़ नोटिस करिएगा कि काफ़ी सेक्शन के, काफ़ी विचारधारा के लोग इसमें होते तो हैं पर काइंड ऑफ एलीट होता है, एक बड़े लोगों का बैठने का या एक बड़े लोगों का ज़्यादा इस पर पहुँच होती है, सबकी पहुँच नहीं होती है। इन लोग का डिमांड जो होता है स्टार्ट में ये होता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें इंडियन लोगों को भी पार्टिसिपेशन करने दिया जाए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत ये लोग ऐसे डिमांड्स भी रखते हैं, और इस एक्ट के बाद आई थिंक दे भी दिया जाता है, आई थिंक क्या दे ही दिया जाता है कि इंडियंस भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। उसके बाद
ये लोग लोकल इश्यूज को नहीं उठाते। जैसे कि मान लीजिए कि किसी काम करने वाले, किसी वर्कर की जो इश्यूज होती हैं उनको, या किसान की जो इशू होती है उसको लोकल इशू कह देते हैं। यानी ये अपने आप को क्लेम कर रहे होते हैं कि केवल नेशनल, जो पूरे इंडिया में जो इशू चल रही है, जो एकदम एलीट लोगों की जो इशू चल रही है वो इनकी इशू है, जो किसानों और इनकी इशू है वो लोकल इशू है, इसलिए उसको ये उठाते ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये लोग जो है एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वे उठाते हैं, या एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वे को अपनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम एकदम कोई वायलेंट नहीं हो जाएंगे, हमें अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पिटीशन डालेंगे, लोगों को परसुएट करेंगे कि मतलब अंग्रेजों को कि ये चीज़ हमारा कर दीजिए। ठीक है, मतलब हम कोई रॉन्ग रास्ता नहीं उठाएंगे। तो जो इनका सबसे पहला प्ली या सबसे पहला डिमांड ये होता है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि इसमें एक्ट ऑफ 1861 में, इसमें बेसिकली डिमांड ये की गई होती है कि हम लोगों को भी राइट दिया जाए कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हम भी हिस्सा ले सके अंग्रेजों के साथ। और यहाँ पे डिमांड की जाती है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, जिसमें ब्रिटिशर्स के ही लोगों का ज़्यादा नहीं, मतलब उन्हीं का वर्चस्व है, उसमें हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हम लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो कि एक अपने आप में एलिटिस्ट डिमांड थी। क्यों एलिटिस्ट डिमांड थी? क्योंकि ना इस कोई किसान, ना कोई वर्कर, ना कोई छोटा तबका का लोग इंडियन सिविल सर्विसेज में ब्रिटेन जाके एग्ज़ाम देके आने वाला था। एलीट, पढ़े लिखे, रिच लोग ही जाने वाले थे, इसलिए बुक में ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे मैं जो भी कमेंट कर रही हूँ बुक मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं है किसी पार्टी या किसी के बारे में, जस्ट मैं बुक पढ़ा रही हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद बहुत सारे इसमें फिलैंथ्रोपिस्ट लोग थे, समाज सेवक और इस टाइप के, जो लेबर के लीडर्स थे वो सब लोग थे। लेकिन वो लोग, जो सिचुएशन थी लेबर्स की, किसान की, वो उठा नहीं रहे थे, जबकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म था। मतलब बेसिकली इसमें हर प्रकार के लोग थे, लेकिन उनकी आवाज़, जो छोटे तबके की आवाज़ थी, वो पहुंच नहीं पाती थी। जो प्लांटेशन करते थे, जो खेती करते थे, उनके भी इश्यूज़ को यहाँ पे नहीं उठाया जा रहा था। ठीक है। 1893 में हम देखते हैं कि कांग्रेस डिमांड करता है कि जो लैंड होल्डर्स हैं उनको हरासमेंट से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए आप क्या करिए कि परमानेंट सेटलमेंट कर दीजिए। यानी जो कर है उसको हर स्टेट में एक जैसा कर दीजिए कि जो किसानों को जमींदारों द्वारा या जो भी टैक्स लेता है, कर लेता है, उसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, वो ना किया जा सके। ठीक है। 1895 में हम जो एक फाउंडर भी होती हैं, एनी बेसेंट जो होती है, डॉक्टर एनी बेसेंट, वो होम रूल लीग एंड लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल करके लाती हैं, जिसमें वो चाहती हैं, मांगती हैं कि हर इंडियन, हर भारतीय को अपनी बात कहने का अधिकार हो। ठीक है। अपना मतलब घर का अधिकार हो, प्रॉपर्टी का अधिकार हो, कानून के सामने सब एक बराबर हो, और पब्लिक ऑफिसेस में चाहे पिटिशन, कंप्लेंट्स, इन सब चीज़ों में उनकी इम्पोर्टेंस हो, मतलब कर सकते हैं। ठीक है। पिटिशन डाल सकते हैं आप, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था। उसके बाद बॉम्बे में 1918 में जो क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है, उसमें कांग्रेस का जो डिमांड होता है, दैट न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंटेन्स अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ इंडियंस कंटेनिंग अमंग अदर थिंग्स। तो डिमांड क्या होता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, राइट ऑफ एसोसिएशंस एक्सेट्रा। जैसे सिंपल राइट्स की, कानून के सामने सब बराबर हो, हर किसी की जो जीवन की रक्षा हो, प्रॉपर्टी की रक्षा हो, अपना फ्रीडम हो, उसके बाद अपनी बात कहने की और प्रेस का फ्रीडम हो, उसके बाद एसोसिएशंस बनाने की, ग्रुप्स बनाने की, पार्टीज बनाने का अधिकार हो। ठीक है। उसके बाद 1925 की बात करें तो हर पार्टीज मिलके एक सब कमेटी सेटअप करती हैं, और इस कॉन्फ्रेंस
को जो हेड बोल दीजिए या चेयर्ड बाय M.K. गांधी, ठीक है, गांधी जी, महात्मा गांधी इसको करते हैं। और ये एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन विल लाते हैं और जिसमें एक सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस की बात करते हैं और विलेज अप, फ्रॉम द विलेज अपवर्ड्स। कहने का तात्पर्य क्या है, ये लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं जहाँ पे हम सबसे छोटे तबका यानी गांव से फिर ब्लॉक, तालुका एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन स्टेट लेवल एंड देन होल इंडिया पे हम एक सेल्फ गवर्नमेंट भारतीय लोगों का लेके आए। और इसके अलावा ये लिबर्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम मतलब उसके बाद प्रॉपर्टी, इस टाइप की चीज़ें, रिलीजन वगैरह की राइट की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आती है 1928। देखिए इसमें रिपोर्ट्स ही रिपोर्ट्स आएंगी, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि हर किसी का डिमांड क्या है। बहुत डिटेल में आपको ये एक्ट्स, रिपोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक आइडिया समझ लीजिए। तो जो मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट होती है 1928 की, तो ये कुछ और डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट करने की बात करते हैं, जैसे कि हैबिकस कॉर्पस की बात करते हैं। हैबिकस कॉर्पस का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी ने आपको जेल में डाल दिया है, आपने कुछ नहीं किया, तो उसके खिलाफ आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसके खिलाफ आप रिट डाल सकते हैं और मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन या आपको जो कोर्ट है, लॉ है, वो अलाउ करेगा, ठीक है। मतलब जबरदस्ती आपको कोई जेल में डाल के नहीं रख सकता। उसके बाद एक और बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। बेसिकली ये क्या होता है, मान लीजिए कि कोई देश बोल रहा है कि कल से जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा उस सबको सजा दी जाएगी, 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तब इसका मतलब ये नहीं है कि अब मान लीजिए लॉ कल से लागू होता है, तो आज तक जिसने इस्तेमाल किया है उन सबको ढूंढ ढूंढ के हम नहीं उसको अप्लाई करेंगे। लॉ लगने के बाद अगर कोई करता है तो पकड़ा जाएगा, पहले किसी ने किया है तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद किसी भी पर्सन पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी चीज़ पे, कि वो किस रेस का है, किस धर्म का है, किस क्रीड का है। हर किसी को पब्लिक रोड, वेल्स और रिसोर्ट पे जाने की अनुमति होगी और कॉम्बिनेशंस और एसोसिएशन की राइट होगी और इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जितनी भी डिमांड है उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या, लॉ के सामने हर कोई बराबर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे एक किसान। इससे क्या होता है, क्योंकि देश में ऑलरेडी एक एलिटिस्ट कल्चर चल रहा था। सबसे एलिट कौन था, अंग्रेज, जो कि कुछ भी कर रहे थे कोर्ट के अंदर। उसके बाद फिर भारत के भी कुछ एलीट लोग थे कि भाई जिनके पास पावर था, पढ़े लिखे थे। तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा था, एक तो हमारा उस टाइम पे कास्ट सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग था, तो वही नीचे तबके के लोग, किसान, छोटे लोग। तो इक्वालिटी क्यों, कि भाई एलिट ने अगर किसी का जाल लिया है तो उसको छोड़ दिया जाए और किसी छोटे कास्ट के लोगों ने या किसी किसान ने, वर्कर ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हर कोई इक्वल होना चाहिए था। जो डिमांड थे देखिए वो पॉलिटिकल और एलिटिस्ट थे। रीज़न क्यों, एक बात बताइए कि हम सिविल सर्विसेज में मांग रहे हैं राइट हमको मिल जाए, उसके बाद हम मांग रहे हैं कि किसी को जेल में डाल दिया जाए तो छुटकारा मिल जाए, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। लेकिन अगर हम देखें तो किसान तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे थे, उनके लिए तो कोई डिमांड ही हमें देखने को नहीं मिलती इन सारी डिमांड्स में। कहीं ना कहीं गांधी जी जब बात करते हैं तो तब भी हमें झलकता है थोड़ा, चाहे मोतीलाल कमेटी में, लेकिन मोस्ट ऑफ डिमांड में ये दिखता है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस बात को कहा भी गया है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं थी कॉमन आदमी की, वो मतलब उस पर फोकस ही नहीं किया गया। और गांधी जी ने कहीं ना कहीं कॉमन इंसान को, आम जनता को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की, ठीक है। अब गांधी का कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे कि गांधी जी ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था।